हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, जो कि आप ऊपर में देख सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें पढ़े थे, जैसे कि पदार्थ के गुण पढ़े थे, ठोस, द्रव्य, गैस पदार्थ क्या है, ठीक है, वो किस किस अवस्था में रहते हैं, और वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण एक्चुअल में क्या है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। वेपर बन जाना, वाष्प बन जाना किसी भी द्रव्य का, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। ये पदार्थ का एक अलग ही कैरेक्टर है। किसी पदार्थ में ये गुण नहीं होता है, किसी में होता है, ठीक है। जैसे नमक को आप कितनों कुछ करिए वो भाप नहीं बनेगा, वो सीधा गैस बन जाता है या तो फिर ठोस में रहता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, पर ये भी पदार्थ का एक कैरेक्टर है। तो वाष्पीकरण आप लोग समझ गए होंगे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से क्या क्या फ़ायदा होता है वो समझिए। तो ये प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य या ठोस, यहाँ पे ठोस होगा, ठीक है, यहाँ ये ठोस होगा, ठोस, द्रव्य या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कण के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं, ठीक है। मतलब कि ये मान के चलिए एक बीकर है, ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है, ऐसे भी ये गतिशील रहते हैं। जब हम लोग यहाँ से आग लगा दिए, ठीक है, हाँ, यहाँ से आग लगा दिए, ये जब आग लग जाएगा तो इसका और गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये क्या होगा, ये अपना पार्टी लोग को छोड़ के क्या करेगा, उड़ने लगेगा ऊपर। और ये उड़ने लगेगा जो ऊपर गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, उसे ही कहते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। हाँ, चलिए आगे है क्वथनांक क्या है। क्वथन करना मतलब खौलना समझ रहे हो ना। तो बोलता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है, खौलने लगता है, उस तापमान को, उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। यह एक अंक है, यह एक टेम्परेचर है। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है, जबकि क्वथनांक क्या है, तो एक टेम्परेचर है, ठीक है, जिसमें जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित होने लगते हैं, ठीक है। जैसे जल का क्वथनांक है 373 केल्विन, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक 373 केल्विन है, ठीक है। हाँ, अभी गलनांक की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, ठीक है। अभी मेल्टिंग पॉइंट का क्या अर्थ है, जब ठोस से ऐसा तापमान, एक अंक है, एक नंबर है, ठीक है, जिस तापमान पर कोई भी वस्तु गलने लगता है, मतलब ठोस से द्रव में बदलने लगता है, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक है 273.16 केल्विन, अर्थात बर्फ 273.16 ताप पर गलने लगता है और वह पानी बनने लगता है, ठीक है। अभी है गुप्त ऊष्मा, एक और टर्म है गुप्त ऊष्मा, उसे भी जानते हैं। तो गुप्त ऊष्मा को कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ये कौन सा हीट है, तो जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। मतलब जब हम लोग किसी को गलनांक में गलाने लगते हैं, जब गलाने लगेंगे
तो उसमें जो गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करेंगे तो वो और बढ़ना चाहिए, गर्मी उसका और बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो उतना ही गर्म रहेगा लेकिन ठोस से द्रव में बदलने लगेगा। तो जो वो ऊष्मा है वो कहाँ चला गया, तो ऊष्मा क्या हुआ, उस द्रव में समा गया, ठीक है। और जब वो द्रव में समा जाता है तो उसे ही कहते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी कि गुप्त रूप से उस द्रव में छुप गया, ठीक है, उसे ही लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। चलिए, बोलता है कि पदार्थ की अवस्था को बदलते रहता है, ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है और इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं क्योंकि वो छुपा रहता है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म है जिसका नाम है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, गलन, संगलन, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जितनी ऊष्मा का प्रयोग कर एक ठोस द्रव में बदलता है तो ऊष्मा तो कुछ न कुछ ह्रास होता होगा, खत्म होता होगा। जैसे समझिए, अगर एक बर्फ़ है और उसे हम लोग आग लगा के ऐसे ऐसे गर्म करेंगे तो वो पानी बनेगा कि नहीं, हाँ बनेगा। तो जब वो बनेगा तो पानी बन जाएगा और पानी तुरंत गर्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो पानी वही ठंडा ही रहेगा। लेकिन बर्फ़ ज़्यादा ठंडा था, अभी द्रव थोड़ा सा कम ठंडा हो गया, तो जो ऊष्मा जो लकड़ी जलाए, जो आग वहाँ पे बना, वो आग कुछ तो लगा होगा, जो कि 1 kg ठोस में जितना ऊष्मा लगा वही ऊष्मा को कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। अभी है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अब है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये भी वही चीज़ है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव, यहाँ पे देखिए 1 kg ठोस को पिघलाकर जितना आँच, यानी कि जितना ऊष्मा 1 kg ठोस को पिघलाकर पानी बनाने में लगा उसे कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वहीं पे जितना 1 kg द्रव को गैस में बनाने में, यानी कि 1 kg द्रव को गैस बनाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। चलिए, कहता है कि वह ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक इसी प्रकार 273 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है और ऊष्मा होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर के अपने पास रख लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये था वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारण, इन कारणों के कारण क्या होता है, तो वाष्पीकरण में कुछ समस्याएं आती, परिवर्तन, प्रभाव होता है। जैसे सतह क्षेत्र बढ़ने पर, ज़्यादा क्षेत्र बढ़ेगा, आप लोग देखिए कपड़ा को ऐसे सुखाइए लेट से सूखेगा, ऐसे फैला के सुखाइए जल्दी सूखेगा। मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ने पर वेपोरेशन ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तापमान में वृद्धि होने पर भी भाप ज़्यादा तेज करिए ज़्यादा भाप मारेगा, कम तेज करिए लुसुर लुसुर चलेगा, ठीक है। वहीं पे आर्द्रता में कमी हो जाएगा, ठीक है, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में जब वृद्धि हो जाएगा, जब गैस जलाते हैं और पंखा भी चला देते हैं तो जल्दी हीट होगा, जल्दी चावल बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये सारी चीज़ें हैं। अब वही चीज़ें डिटेल में लिखा हुआ है तो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोगों को ये सारी PDF दे दिया जाएगा। आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि, ठीक है। अब है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, तो शीतलता होता है। आइए, वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गैस उस ऊर्जा को लेके भाग जाता है। जैसे पानी है, यहाँ पे इतना बड़ा कटोरा में पानी है, जैसे भाप बनेगा ना, तो ये भाप उड़ता है तो उसके पीछे कुछ तो लेके जाता होगा। वो लेके क्या जाता है? तो अपना हीट लेके जाता है, और वो हीट क्या करता है? लेके चला जाता है। इसीलिए आप देखिएगा पूरा शरीर में पसीना आ जाता है, और जब पसीना सूखने लगता है तो ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो पसीना अब भाप बन के उड़ गया, वो हमारे शरीर से हीट लेके उड़ गया। हीट लेके उड़ जाएगा तो हीट कम हो गया, शरीर में जब हीट कम होगा तो अपने आराम से ठंडा लगेगा, वही चीज़ है। ठीक है, तो उसी के कारण शीतलता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा खोता रहता है, और इस खोई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या करता है? अवशोषित कर लेता है उस ऊर्जा को, और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आसपास शीतलता आ जाती है। मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंड होना, हथेली पर इत्र, एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडक महसूस होना, गर्मियों में कूलर से ठंडक आदि। यानी कि क्या होता है कि जब वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर वाष्प में बदलता है, तो द्रव क्या करता है? अपना ऊर्जा खोते रहता है। अब जब वो ऊर्जा अपना खो देगा, उसका ऊर्जा को लेके भाग गया, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वो आसपास से खींचता है, तो आसपास क्या होता है? आसपास ठंडा होता है, शीतल होता है। ठीक है, वही चीज़ है, तो समझ गए होंगे। ये वो वेंटिलेशन, वाष्पीकरण, मध्य बाहर की ओर हवा जाना, विसरण। अब है एक लास्ट टॉपिक बचा है, विसरण, डिफ्यूजन इसको कहते हैं। विसरण मतलब क्या होता है? हवा के माध्यम से कोई चीज़ फैलना, गैस फैलना। ठीक है, हाँ, तो उसे कहते हैं विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कारण, यानी कि दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे में मिल जाता है। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। ठीक है, यानी कि ठोस में थोड़ा विसरण कम होगा, द्रव में ज़्यादा होगा, और गैस में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो विसरण क्या होता है? एक कण दूसरे कण में मिल जाना। जैसे देखिए, यहाँ पे लाल कलर का डाला कण, यहाँ पे थोड़ा सा फैला और यहाँ पे हर जगह पे फैल गया, तो ये विसरण की प्रक्रिया हुई, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो एक कण दूसरे कण के साथ फैलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण समझ गए। अब है द्रवों में विसरण, डिफ्यूजन इन लिक्विड। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, द्रवों की अपेक्षा, ये ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। द्रवों में गैस का विसरण, जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वास लेने के लिए करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जल में भी ऑक्सीजन घुला रहता है। मतलब द्रव में गैस का भी विसरण होता है, यानी कि द्रव में गैस भी घुले हुए रहते हैं। ठीक है, हाँ, आगे है गैसों में विसरण। अब गैसों में कैसे विसरण होता है? तो डिफ्यूजन इन गैस, गैसों में संपीड़ितता ठोस एवं द्रव की अपेक्षा में अधिक होती है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक होती है। गैस हम बोले रिक्त स्थान फैला फैला रहता है, और कणों के बीच आकर्षण बल भी काफ़ी कम होता है, जिससे कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से हो जाता है। और विदेश में खाना बना रहा हो, मतलब कि खाना अगर 50 मीटर दूर 100 मीटर दूर बना रहा हो, तो खाना में जो खुशबू रहती है वो चले आते हैं हमारे नाकों के पास, क्योंकि वो गैस में विसरण बहुत ज़्यादा होता है इसी के कारण। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के निम्न कारण है। कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्थाओं में परिवर्तन ला देता है। कमी होगा तो ठोस बनता जाएगा, वृद्धि होगा तो द्रव या गैस बनेगा। यदि पदार्थों के कणों की गतिशीलता बढ़ा या घटा दिया जाए तो अवस्थाओं में परिवर्तन
लाया जा सकता है। हमने बताया ठोस के कण कम गतिशील होते हैं, द्रव का ज़्यादा और गैस का बहुत ज़्यादा। तो अगर गतिशीलता बढ़ा दिया जाए तो ठोस द्रव बन जाएगा, द्रव गैस बन जाएगा। ठीक है। यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम अधिक कर दिया जाए तो पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब 3 कैरेक्टर होता है। ठीक है। पहला तो खाली स्थान रहता है, खाली स्थान बढ़ा दो तो द्रव की ओर गैस की ओर जाएगा, वहीं पे गतिशीलता बढ़ा दो तो भी द्रव गैस की ओर जाएगा, और आकर्षण बल घटा दो, जिसमें आकर्षण बल ज़्यादा रहता है वो ठोस है, कम है तो द्रव है, उससे भी कम है तो गैस है। तो आकर्षण बल अगर घटा दिया जाए तो द्रव से गैस की ओर अवस्थाएं परिवर्तन करेगा कोई भी पदार्थ। ठीक है। चलिए आगे है, उपरोक्त सभी बिंदुओं से यह पता चलता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन उनके विभिन्न गुणों के परिवर्तन के कारण होता है। अब इन गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक क्या क्या हैं? तो देखिए, पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक जिससे अवस्थाओं में परिवर्तन होता है वो है तापमान और दाब। ठीक है। जैसे बताते हैं, तापमान बढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे, बर्फ़ को तापमान बढ़ा के गर्म करेंगे, पानी बन जाएगा, पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे, गैस बनेगा। तो तापमान बढ़ाते हैं तो ठोस से द्रव्य, ठीक है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनता है। उसका उल्टा प्रक्रिया होता है, अगर गैस में ज़्यादा दबाव बढ़ाएंगे तो द्रव बन जाएगा, और द्रव में ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो ठोस बन जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपका खाना बनाने वाला जो चूल्हा वाला गैस है वो गैस रहता है, लेकिन उसे ज़्यादा दबाते हैं तो वो द्रव बन जाता है। दबाव ज़्यादा देते हैं और टंकी में ठूस देते हैं, तो देखना टंकी को ऐसे हिला के देखना तो लगेगा इसमें पानी टाइप का कुछ भरा हुआ है। इसका अर्थ है कि वो द्रव में बदल गया है। तो अवस्थाओं को परिवर्तन करने का 2 कारक है, पहला तापमान और दूसरा दाब। समझ में आ गया? चलिए आगे है, तापमान। किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक गति से गति करने लगते हैं, जिसके कारण पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है, और इस कारण कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अवस्था देखिए, ठोस 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ बन जाएगा, तरल 25 डिग्री सेल्सियस जल बन जाएगा। ठीक है। वहीं पे गैस 100 डिग्री सेल्सियस जलवाष्प बनेगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जल का हम लोग देख लिए। तापमान, पदार्थों के नाम। ठोस 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, बर्फ़ कहलाता है। तरल 25 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, जल कहलाता है। 25 से जैसे बढ़े तो गैस जलवाष्प बन जाता है। ठीक है, या भाप बन जाता है। ये चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। दाब के कारण आइए देखते हैं अब दाब के कारण कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तन होते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करना है तो दाब भी यही कार्य करता है। दाब बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाती है। सिलेंडर में भरा गैस संपीड़ित यानी कि दाब के करके बहुत अधिक मात्रा में गैस को तरल रूप में छोटे से सिलेंडर में भरा जाता है। तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। अब है एक ड्राई आइस होता है। क्या होता है? ड्राई आइस। उसे समझते हैं और फिर इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है। ड्राई आइस को कहते हैं ठोस CO2। क्या कहते हैं? ठोस CO2। ठीक है, जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है। अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाता है, अन्यथा एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में नहीं आता है, सीधा गैस या ठोस में आ जाता है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग ड्राई आइस। किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस पूछे तो
ठोस CO2। ठीक है, और इस तरह से ये चैप्टर फर्स्ट जो क्लास 9th का है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट करेंगे कि प्रश्न उत्तर करा दीजिए सर। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।